हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिलेशन एंड फंक्शन से एक ऐसा क्वेश्चन जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और मुझे लगता है कि बड़े सारे बच्चों ने देखा भी नहीं होगा। और इसको सॉल्व करना बड़ा टिपिकल सा काम है। अगर एग्जाम में आपको ये आ जाए बेटा तो आपको ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा और इसका सोल्यूशन इतना आसान नहीं है। तो इसलिए सोचा आप बच्चों के साथ ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया जाए। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन देखिए क्या है। फंक्शन दे रखा है 1 to infinity डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल्स टू 2 x minus 1 is 1 and on2। एक बार बेटा इसका सोल्यूशन देख लोगे आपको आसानी से पता चल जाएगा कैसे इसको सॉल्व करना है और एग्जाम में अगर आ गया तो जरूर इसका आंसर निकाल पाओगे। अब यहाँ देखिए बेटा 1 भी बताना है, on2 भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं 1। ठीक है, जो मेथड है 1 का बेटा जो होता है वैसे ही रहेगा। लेट दो नंबर ले लेंगे x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f सच दैट, और क्या मान के चलेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 बराबर है। fx की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, तो यहां से बेटा f ऑफ x1 का आंसर क्या बनेगा, 2 की पावर x1 और यहाँ पे x1 माइनस 1 और यहाँ पे f ऑफ x2 का आंसर 2 की पावर x2 और यहाँ पे x2 माइनस 1। आप देख सकते हो बेटा इक्वलिटी का साइन है, बेस दोनों के बराबर है तो पावर भी सेम होंगी। तो इसका मतलब x1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x2 और x2 माइनस 1। मल्टीप्लाई करते हैं x1 स्क्वायर माइनस x1 x2 स्क्वायर माइनस x2। सारा डेटा एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। क्या बनेगा बेटा, x1 स्क्वायर, इसके साथ में लिखेंगे x2 का स्क्वायर माइनस का x1 प्लस का x2 और यहाँ पे आएगा 0। फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो कैसे आएगा a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी। तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ पे बनेगा बेटा x1 माइनस x2 और यहाँ पे आ गया 0। अब x1 माइनस x2 दोनों में है, इसे मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x1 प्लस x2। ठीक है, और यहाँ पे आ गया बेटा माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0 बराबर है। दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 और x1 प्लस x2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, आगे देखो बेटा यहां से क्या आएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2 और यहाँ पे x1 प्लस x2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा, डोमेन क्या है 1 to infinity में सबसे छोटा नंबर x का क्या है 1 है। वही डाल के देख ले बेटा, अगर 1 ही डाल के देख लूं तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 जो है वो क्या हो गया 1 होता है, 0 नहीं होता है ना, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे, लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये छूट जाएगा और आंसर मेरे पास क्या आ गया, x1 इज इक्वल्स टू x2। अगर ऐसा आ जाए तो क्या लिखते हैं, f इज 1 1, तो फंक्शन 1 1 प्रूव हो गया। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल डिफरेंट सा क्वेश्चन। दूसरा चलते हैं on2 पे। ये आ गया on2, कैसे करते हैं बेटा, लेट y इज इक्वल्स टू fx। इसकी सिंप्लीफिकेशन देखते जाइएगा बेटा कैसे करनी है। ठीक है, ये आ गया y इज इक्वल्स टू fx का आंसर आ गया 2 की पावर x और फिर यहाँ पे x माइनस 1। ठीक है, अब इस ये पावर में एक्सपोनेंशियल है ना, पावर में दिया एक्सपोनेंट में, तो इसको कैसे हटाएंगे बेटा, लॉग लगा लेंगे दोनों तरफ, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड।
अगर मैं दोनों तरफ लॉग लगा लूं उससे क्या होगा, यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों जब यहाँ पे लॉग लगाएंगे तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ y, और राइट साइड में लॉग, और ये 2 की पावर में x और x माइनस 1। लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी लॉग mn, ये उठ के नीचे आएगा तो यहाँ बनेगा बेटा log y, और ये आ गया उठ के नीचे x माइनस 1, और साथ में आएगा log ऑफ 2। log वाले एक तरफ कर लेते हैं, ये बनेगा log y डिवाइडेड बाय log ऑफ 2, और यहाँ पे आ गया x और x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं, क्या लिखी थी बेटा, log m की पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m। ठीक है, log की प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ देखो ये log y अपॉन log 2, ये क्या बन जाएगा log बेस 2 y, और यहाँ पे बनेगा x स्क्वायर माइनस x, इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सारी टर्म्स एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो बनेगा बेटा x का स्क्वायर माइनस x माइनस log 2y इज इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन चुकी है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे डी वाले मेथड से। ठीक है, उसके लिए बेटा यहाँ पे a की वैल्यू लिख देते हैं 1 है, b माइनस 1, और c आ गया माइनस log बेस 2 और y हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे पहले d। तो d का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा बेटा d इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a, और c की वैल्यू माइनस log बेस 2 और y। d इज इक्वल्स टू माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, और बन जाएगा 4 log बेस 2 और y हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मुझे x की वैल्यू निकालनी, क्या फॉर्मूला रहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 मल्टीप्लाई a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस b के बदले में क्या है माइनस 1, और यहाँ प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 4 log बेस 2 और y, और डिवाइड में आएगा 2, और साथ में a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा x क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 4 log 2y, और डिवाइड में आ गया 2। अब यहाँ से x की हमारे पास दो वैल्यूज निकल के आएंगी, एक प्लस की आएगी बेटा, एक के बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस वाली रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, क्योंकि x मेरा पॉजिटिव ही है, 1 से लेकर इनफिनिटी तक है, तो पॉजिटिव वाली रखेंगे और फिर देखते हैं बेटा ये ऑनटू फंक्शन बनता है या फिर नहीं बनता है। तो बच्चों x की दो वैल्यूज आई थी, मैंने दोनों यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे देखो ये 1 माइनस 1 प्लस 4 log बेस 2, और यहाँ पे y है। ठीक है, तो ये माइनस वाली वैल्यू बेटा इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ x की जो पॉजिटिव वैल्यू वही रखेंगे क्योंकि डोमेन जो है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू डाल के देखेंगे। ठीक है, और पता करेंगे x का आंसर आता है नहीं आता है। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो y जो है मेरा, इसकी जो सॉरी कोड में है वो भी क्या है 1 2 लेके इन्फिनिटी तक, तो y की सबसे छोटी वैल्यू क्या थी 1। अगर 1 डालूंगा तो log 1 क्या बन जाएगा मेरे पास 0, तो ये बन जाएगा बेटा रूट 1 1 प्लस 1 2 2 अपॉन 2 करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, आप इसी तरह से यहाँ पे वैल्यूज डालते जाओ 1 टू इन्फिनिटी के बीच में, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो y की हर वैल्यू के लिए आपको x की वैल्यू मिल रही है तो फंक्शन क्या बन जाएगा ऑनटू, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडमेन there exists x belongs to domain such that fx is equals to y। therefore आपको ये फंक्शन है f is onto, तो आपका फंक्शन जो है वो onto हो जाएगा।
ठीक है जी, क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा। लेट n denotes the set of all natural numbers, ठीक है, एंड r be the relation on n cross n। जो मेरा रिलेशन बन रहा है n क्रॉस n, और n क्या है, नेचुरल नंबर। रिलेशन कैसे डिफाइंड है बेटा, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। ए बी और सी डी आपस में कब रिलेट होंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। ठीक है, मतलब पहले एक्सट्रीम का प्रोडक्ट लेना है, इन दोनों को ऐड करना है, फिर मिडिल वालों का प्रोडक्ट लेना है और लास्ट वालों को ऐड करना है। मुझे बताना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे भी आते हैं। आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सोल्यूशन देखिए बेटा, सबसे पहले क्या बताएंगे इसको, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इक्विवेलेंस बताना है तो सबसे पहले चलते हैं रिफ्लेक्सिव की तरफ। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है बेटा, मुझे बताना है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट है पेड फॉर्म में है, तो मतलब ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, ये मुझे बताना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट ले लेंगे ए बी, लेट ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n। ठीक है, तो लेट की जगह फॉर एवरी लिख लो, क्योंकि सारे पेयर आने चाहिए, इसको कट कर लो। ठीक है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n। अब मुझे बताना है कि ए बी जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, अब मैं दो पेयर ले लूंगा, ए बी और ए बी। यही होता है ना, सेम सेम एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ए बी और यहाँ पे भी क्या कर लूं ए बी, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, ए बी ब्रैकेट में बी प्लस ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बनेगा बी ए और ब्रैकेट में क्या आएगा ए प्लस बी। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। मैंने यहाँ पे दोनों जगह ए बी कर दिया, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी वो यहाँ पे लिख दिया। आप देख सकते हो बेटा दोनों तरफ आंसर मेरा क्या है, सेम आ रहा है, इट इज ट्रू, ऐसे लिख लेंगे। अगर ये ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब ए बी जो है इज रिलेटेड टू ए बी। ठीक है, तो ए बी से रिलेटेड है, इसका मतलब आर जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब दूसरा देखिए बेटा, सिमेट्री कैसे प्रूफ करना है। पार्ट 2 पे चलते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्री के लिए क्या करना है बेटा, पेयर ले लेंगे, वो बताएंगे कि उनको उल्टा करके भी आंसर इसी में आता है। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा कैसे लिखना है, लेट ये ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू आर, है ना, रिलेशन में लेते हैं पेयर। अगर ये आर में है तो इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, विच इंप्लाइज ए डी ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल्स टू बी सी और यहाँ पे ए प्लस डी। अब मुझे क्या बताना बेटा कि सी डी कॉमा ए बी वो भी और में है ना। अब यहाँ देखो बेटा, अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूँ ए बी और सी डी को यहाँ पे, ठीक है, ए बी और सी डी को अगर इंटरचेंज कर दें तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, बी सी ब्रैकेट में डी प्लस ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा ए डी ब्रैकेट में सी प्लस बी। तो मैंने क्या किया, इनको इंटरचेंज कर दिया, लेफ्ट को यहाँ लिख दिया, इसको वहां लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे था ए प्लस डी, इसको क्या लिख दिया, डी प्लस ए, बी प्लस सी को लिख दिया सी प्लस बी। ठीक है, तो अभी भी आंसर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है इंटरचेंज करके। ठीक है, कोई फर्क तो ना पड़ा, ए प्लस डी लिखो डी प्लस ए, एक ही बात है, सी प्लस बी लिखो, बी लिखो बी प्लस सी, तो अभी भी आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लिखेंगे बेटा देयरफॉर हमारा जो सी डी है इज रिलेटेड टू ए बी, या फिर लिखेंगे सी डी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर, दोनों में से जो मर्जी लिख लीजिए। देयरफॉर आर जो हो जाएगा वो हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ट्रांजिटिव देखिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो देखिए कैसे प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आएगा बेटा ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव में क्या करते थे बेटा, दो पेयर लेके चलते थे, तो यहाँ पे भी पेयर लेंगे। लेट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड दूसरा क्या ले लेंगे, सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ। ठीक है जी। अब देखो बेटा, ए बी अगर सी डी से रिलेटेड है, विच इंप्लाइज अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो इस पे डेफिनेशन लगेगी। इसका मतलब ए डी ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल्स टू बी सी और ब्रैकेट में आएगा ए प्लस डी। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, इसका ट्रांजिटिव ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, ए डी को अगर मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे अंदर तो बनेगा ए बी डी प्लस ए डी सी, यहाँ पे ए बी सी प्लस बी सी डी। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग, यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी से सबको डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये स्टेप मैं नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए बी सी डी से सबको मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब मैं यहाँ पे काटूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, 1/c प्लस ए डी सी गया तो बचेगा b, यहाँ पे ए बी सी गया तो 1/d और बी सी डी गया तो 1/a आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ बेटा, ए बी एक तरफ रख लेता हूँ, सी डी एक तरफ रख लेता हूँ। ठीक है, तो यहां से इसे यहां शिफ्ट कर देता हूँ, इसे यहां शिफ्ट कर देता हूँ, तो बनेगा 1/a। ठीक है, b को वहां भेजा तो -1/b इज इक्वल्स टू 1/c माइनस 1/d। इसको रख लेंगे फर्स्ट। ठीक है, बराबर है। अब दूसरा क्या पेयर था हमारे पास, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ। ठीक है, सी डी जो है वो ई एफ से रिलेटेड है। तो लिखना कैसे होता है बेटा, यहाँ हम देखिए इसके मुताबिक पहले आपको क्या करना है, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट लेना है एंड वालों का और इन दोनों को प्लस करना है, मतलब सी और एफ का प्रोडक्ट लेना है, आएगा डी प्लस ई। ठीक है, तो ये स्टेप मैं आगे लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा सी और एफ का, सी एफ का और ब्रैकेट में आएगा डी प्लस ई। ठीक है, और यहाँ पे आएगा फिर डी ई, इन दोनों का प्रोडक्ट और ब्रैकेट में आ जाएगा सी प्लस एफ। ठीक है जी, क्योंकि आपस में दोनों रिलेटेड थे। सेम बेटा अब इसको भी सॉल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, सी एफ डी प्लस सी एफ ई इज इक्वल्स टू सी डी ई प्लस डी ई एफ। अब डिवाइड करेंगे यहाँ पे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कौन कौन से अल्फाबेट है बेटा, देखो सी डी ई और एफ है ना, तो सी डी ई और एफ से, तो यहां बनेगा सी एफ डी डिवाइडेड बाय सी डी ई एफ प्लस सी एफ ई सी डी ई एफ, यहाँ पे सी डी ई और यहाँ पे सी डी ई एफ प्लस डी ई एफ और यहाँ पे सी डी ई एफ। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे सी एफ डी, तो यहाँ बनेगा बेटा 1/e, सी एफ ही गया तो 1/d और सी डी गया तो 1/f प्लस डी ई एफ गया तो 1/c। तो यहाँ पे 1/d यहाँ ले जाते हैं, इसे यहाँ ले जाते हैं, तो बनेगा बेटा 1/c माइनस 1/d इज इक्वल्स टू 1/e माइनस 1/f। ठीक है, ये ले लेते हैं सेकेंड। आप देख सकते हो बेटा, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, लेफ्ट साइड देखो इसकी 1/c 1/d और इसकी राइट साइड दोनों बराबर है, तो इसका मतलब 1/a माइनस 1/b किसके बराबर हो जाएगा, 1/e माइनस 1/f। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन्हें ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट। तो
अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे प्लस वाले सारे एक तरफ कर दूंगा, ये माइनस का इधर ले आता हूँ प्लस, इसको इधर ले आता हूँ, ये भी वहां पे प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा 1/a प्लस 1/f इज इक्वल्स टू 1/e प्लस 1/b। एलसीएम लेंगे तो बनेगा AF, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो बनेगा A प्लस F, यहाँ पे करेंगे तो BE और यहाँ बनेगा B प्लस E। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा BE ब्रैकेट में A प्लस F और यहाँ पे आएगा AF और ब्रैकेट में आ गया बेटा B प्लस E। ठीक है, और इसका जो पेयर बनेगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, किस किस का पेयर बन गया बेटा, AB और CD था, CD और EF, इसका मतलब CD इज रिलेटेड टू EF, और ये किसका आ गया पेयर, CD AB BC, AB था, CD था और उसके बाद EF था, इसका मतलब यहाँ पे A और F वाला पेयर आ रहा है ना, इसका मतलब AB इज रिलेटेड टू EF ऐसे लिखेंगे। ठीक है, AB यहाँ पे कर लेते हैं AB। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा A है, B E और F है, तो पेयर किसका आएगा, AB और EF का, इसका मतलब AB इज रिलेटेड टू EF, ये बताना होता है मुझे ट्रांजिटिव में। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, R क्या बन गया, ट्रांजिटिव बन गया, इसका मतलब R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है, लेट f एक फंक्शन है w टू w, और यहाँ पे w जो है वो होल नंबर के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, कैसे डिफाइंड है, इसके दो आंसर आते हैं, एक आता है n-1, दूसरा आता है n+1। n-1 कब आता है, अगर n की वैल्यू ऑड लेते हो, n+1 कब आता है, अगर n की वैल्यू आप इवन लेते हो। ठीक है, मुझे बताना कि f जो है इन्वर्टिबल है, मतलब 1 1 और 1 2 है, और फिर उसके बाद में उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, और यहाँ पे ये बताया था कि w जो है इट इज अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर। अब देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले चलेंगे बेटा 1 1 पे। अब इसके 1 1 में अलग अलग केसेस बन जाएंगे, उसका रीजन क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा इवन और ऑड नंबर, होल नंबर जो होते हैं ना किससे मिलके बने होते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर से मिलके, तो आपके जो दो नंबर लेंगे वो इवन भी हो सकते हैं, दोनों ऑड भी हो सकते हैं, एक इवन या एक ऑड भी हो सकता है ना, तो अलग अलग केसेस बनेंगे, तो अलग अलग केसेस लेके इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा चलेंगे 1 1 पे, 1 1 पे चलेंगे, तो 1 1 की स्टेटमेंट याद होगी आपको बेटा, क्या करते हैं हम, लेट कर लेते हैं दो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं n1 n2, क्योंकि यहाँ पे n से डिफाइंड है, बिलोंग्स टू, इसकी डोमेन क्या थी, w। ठीक है, अब यहाँ देखो केस 1, ये आएगा बेटा केस 1, क्या करना होता है, केस 1 में क्या ले लूंगा मैं, अगर n1 बोथ n1 एंड n2 आर ऑड ले लेते हैं। ठीक है, फिर n1 n2 दोनों इवन ले लेंगे। अगर देखो बेटा दोनों के दोनों नंबर ऑड है, तो 1 1 की डेफिनेशन कहती है दो नंबर लेने होते हैं डोमेन में, फिर दोनों की इमेजेस आपस में बराबर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना है, f ऑफ n1 इज इक्वल्स टू f ऑफ n2। अब यहाँ पे देखो बेटा दोनों ऑड है, अगर ऑड है तो यहाँ वैल्यू डालेंगे, तो f ऑफ n1 का आंसर क्या बनेगा, n1 -1, और यहाँ पे आएगा बेटा n2 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो n1 इज इक्वल्स टू n2। तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो 1 1 है, अगर दोनों नंबर आपके ऑड हैं। अब चलते हैं बेटा केस 2 पे। ठीक है, केस 2 में क्या ले लेते हैं, दोनों जो n1 और n2 है, बोथ n1 एंड n2 आर इवन, इन दोनों को हम इवन मान लेते हैं। ठीक है, तो f ऑफ n1 इज इक्वल्स टू f ऑफ n2, अगर इवन है बेटा तो यहाँ वैल्यू डालनी है, तो आंसर क्या आने वाला है, n1 +1 और यहाँ पे n2 +1 कटेगा, तो n1 इज इक्वल्स टू n2, है ना, ये बताना होता है x1 इक्वल टू x2, बराबर है बेटा। अब चलेंगे केस 3 पे। ठीक है,
यहाँ देखिएगा बेटा, ये आ गया केस नंबर 3। इसमें एक इवन ले लेते हैं, एक ऑड ले लेते हैं, ठीक है। n1 को हम ऑड ले लेते हैं एंड n2 जो है उसको इवन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ साफ दिख रहा है बेटा, अगर n1 ऑड है n2 इवन है तो इसका मतलब n1 इज नॉट इक्वल्स टू n2। देन यहाँ लिख लेते हैं n1 इज नॉट इक्वल्स टू n2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अब ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो फिर दोनों की इमेजेस भी आपस में क्या होंगी, बराबर नहीं होंगी। अभी सॉल्व करके देख लेते हैं। f ऑफ n1 निकालेंगे अगर, तो f ऑफ n1 अगर निकालूं तो यहाँ देखो बेटा, n1 क्या लेके चल रहा हूं मैं, ऑड, तो यहाँ वैल्यू डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, n1 माइनस 1। f ऑफ n2 निकालूं अगर, तो n2 इवन है तो आंसर क्या आएगा, n प्लस 1। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, तो f ऑफ n1 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ n2, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर ये फंक्शन यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर n1 n2 के बराबर है तो f ऑफ n1 और f ऑफ n2 ये भी बराबर होने चाहिए थे ना, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर ये भी बराबर नहीं है, तो भी फंक्शन हमारा जो है 1 1 कंसीडर किया जाएगा। अब n1 n2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब f ऑफ n1 जो है वो भी f ऑफ n2 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा इसके केस नंबर 4 पे। तो केस 4 देखिए बच्चों, n1 को इवन मान लेते हैं, n2 को ऑड मान लेते हैं। देन साफ दिख रहा है बेटा, n1 इज नॉट इक्वल्स टू n2, क्योंकि एक इवन है एक ऑड है तो बराबर नहीं होगा ओबियसली। तो फिर f ऑफ n1, क्योंकि n1 मेरा क्या है बेटा, इवन है, ठीक है। तो अगर n1 मेरा इवन है तो f ऑफ n1 जो बाय डेफिनेशन इसका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। अगर n1 इवन है तो वैल्यू यहाँ पे डालनी है, तो आंसर क्या आएगा, n प्लस 1, ठीक है। तो f ऑफ n1 क्या आएगा, n1 प्लस 1। अब यहाँ देखो, ये नंबर इवन था, ठीक है, जब उसमें प्लस किया तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा, विच इज ऑड, ये क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। दूसरा है बेटा f ऑफ n2, n2 को मैं ऑड मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अगर ऑड है तो यहाँ वैल्यू डालनी है तो आंसर क्या आएगा, n माइनस 1, तो मतलब यहाँ पे बन जाएगा n2 माइनस 1। अब देखो n2 ऑड नंबर में से एक माइनस कर देंगे, जैसे 3 है 3 माइनस 1 करेंगे 2, तो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा, विच इज इवन। तो f ऑफ n1 ऑड है बेटा, f ऑफ n2 इवन है, तो देयरफॉर f ऑफ n1 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ n2। अब अगर n1 n2 के बराबर नहीं है तो उनकी जो इमेजेस है वो भी आपस में बराबर नहीं है। दस इस तरह से इन ऑल 4 केसेस, चारों केसेस में हमारा जो फंक्शन है f इज 1 1, ठीक है जी, बराबर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे बेटा इसके ऑन टू पे, ठीक है। नेक्स्ट इसको ऑन टू प्रूफ करेंगे। तो यहाँ देखिए बेटा, ऑन टू के लिए क्या करना है, ये आ गया ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करेंगे बेटा, एक एलिमेंट ले लेंगे हम, किसमें ले लेते हैं, कोडोमेन में। लेट y बिलोंग्स टू w, क्योंकि फंक्शन मेरा w टू w है तो कोडमेन मेरी क्या होगी, w हो जाएगी। अब देखो ये फंक्शन जो है, यहाँ दिखाता हूँ, मैंने y कहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और ये जो आंसर आ रहे हैं n-1 n+1, ये भी आपकी इसी की है, w के, है ना। अब y मैंने यहाँ से लिया तो इसका मतलब मेरा जो y है दोनों में से कोई एक होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। क्लियर है स्टेप। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, लेट y बिलोंग्स टू w, देन f ऑफ n इज इक्वल्स टू y। अगर y मेरा w है, ठीक है, कोड में का एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली वो किसी न किसी की तो इमेज रहा ही होगा, क्योंकि फंक्शन 1 1 तो है ही है। इसका मतलब मेरा जो y है वो इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी क्या निकल रही है, रेंज निकली है ना, है ना। और y कहाँ से ले रहा हूँ मैं, कोड में से ले रहा हूँ।
इसका मतलब मेरा जो y है दोनों में से कोई एक होगा, विच इंप्लाइज ऐसे लिखेंगे n-1 या तो ये y के बराबर है या फिर n+1 ये y के बराबर आएगा, और यहाँ लिख देंगे इफ n इज ऑड, बाकी जैसे फंक्शन डिफाइन था वैसे लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे इफ n इज इवन। ठीक है, इसको यहाँ बंद कर देते हैं। ये था ना फंक्शन ऐसे डिफाइन था n-1 या n+1, अगर y मैं w में ले रहा हूँ तो मतलब y दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, या ये होगा या फिर ये होगा, और बाकी कंडीशन दे रखी थी n इज ऑड या n इज इवन। अब यहाँ से बेटा मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ और यहाँ से n की वैल्यू निकालता हूँ। तो n क्या बन गया मेरा y+1 n इज इक्वल्स टू y-1। ये कब आएगा, इफ n इज ऑड, इफ y इज ऑड, n की जगह y लिखेंगे, y इज ऑड, इफ y इज y+1 आ गया तो इसका मतलब इफ y इज, यहाँ पे इवन आएगा, मैंने और लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आएगा इफ y इज ऑड। अब देखो बच्चों ये स्टेप समझ आई, यहाँ देखना n-1 का आंसर क्या है y, अगर n की वैल्यू ऑड है। अब यहाँ पे देखो बेटा, जब -1 मैं यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो अगर ये ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, +1 करने से इवन हो जाएगा, है ना, यही था ना, ये दोनों आपस में बराबर है। और ये मेरा क्या है, n क्या है, अभी ऑड आ रहा है, तो जब यहाँ पे 1 प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। सेम यहाँ पे बेटा n मेरा इवन है, जो -1 होगा तो क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। तो फंक्शन इस तरह से डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बस लिखने का तरीका चेंज होने वाला है, ऐसे y+1 और y-1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ y इज इवन, और यहाँ पे इफ y इज ऑड। ठीक है, सेम इसी को मैंने यहाँ पे लिखा, बस थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया लिखने का, एंड मैंने बाहर ले लिया और इक्वलिटी का साइन डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो बेटा, y की इवन वैल्यू तो भी आंसर आ रहा है, ऑड के लिए भी आपके पास आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू w देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू w सच दैट f of n इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑन2 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, फॉर every y belongs to w we have n belongs to w, ठीक है, such that f of n is equals to y। तो हमारा f जो है वो ऑन2 फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब ये 1-1 भी है, ऑन2 भी है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है इन्वर्टिबल भी है। अब यहाँ देखो बेटा, हेंस f जो है वो बाइजेक्शन है, मतलब 1-1 भी है, ऑन2 भी है, एंड देयरफॉर इन्वर्टिबल। तो ये इन्वर्टिबल। ठीक है जी, अब यहां तक क्लियर हो गया। अब मुझे इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो f मेरा फंक्शन था वो w से w था, तो f इनवर्स जो फंक्शन होगा वो भी मेरा क्या होगा बेटा, w टू w, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन जो थी सेम थी, तो इनवर्स का भी उल्टा भी करूंगा तो भी w से लेके w तक बनेगा। अब ये फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू y+1 y-1, यहाँ पे लिखेंगे इफ y इज इवन, और यहाँ लिख देंगे इफ y इज ऑड। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, ये इनवर्स था, ये y में है तो यहाँ पे y में, ठीक है, लेकिन फंक्शन मेरा किस में था, n में था, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, f इनवर्स n कैसे डिफाइंड होगा, n+1 या फिर n-1 इफ n इज इवन, और यहाँ पे इफ n इज ऑड। ठीक है, शो दैट द फंक्शन, मुझे फंक्शन दे रखा है f, r से लेके ये इसकी डोमेन है और इसकी
कोड में क्या x बिलोंग्स टू आर -1 to 1, x की वैल्यूज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x, x बिलोंग्स टू आर, ये 1 भी है और ऑन2 भी है, सिर्फ 1 और ऑन2 मुझे इस फंक्शन को बताना है। अब देखिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें डिफरेंट केसेस बनेंगे। ये आ गया इसका सोल्यूशन, ठीक है जी। अब 1 यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले 1 तो 1 के लिए अगर आपको याद हो तो क्या करना पड़ता है बच्चे, मुझे 2 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है R, ठीक है। अब यहाँ पे आगे लिखते हैं सच दैट f ऑफ x1 प्लस इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, है ना, लेकिन वो अभी नहीं लिखूंगा बेटा, सिर्फ इतने लूंगा x1 x2 बिलोंग्स टू R। अब इसके डिफरेंट केसेस लेंगे, अलग अलग केस लेके सॉल्व करेंगे। ये आ गया केस 1, x1 x2 दोनों कहां से लिए बेटा, मैंने R से लिए हैं। अब ये दोनों नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव हो सकता है दूसरा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो केस 1 ले लेता हूं, व्हेन बोथ x1 एंड x2 ये दोनों जो है ये पॉजिटिव है, ओके। तो पहला केस ले लिया मैंने, x1 और x2 दोनों क्या है, पॉजिटिव है। और अब मैं क्या बताऊंगा, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 के बराबर है, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, x1 x2 बिलोंग्स टू आर सच दैट x1 f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2, ये लेके चलना होता है। और यहाँ से क्या बताएंगे, x1 और x2 आपस में बराबर है। अब यहाँ पे देखो बेटा, f of x का आंसर ये आ रहा है, x1 x2 दोनों पॉजिटिव है और मुझे पता है पॉजिटिव होती है बेटा x की वैल्यू तो मॉड का आंसर प्लस में लिखा जाता है। तो f ऑफ x1 क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x1 और यहाँ पे बनेगा x2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस x2। मैंने मॉड हटा दिया क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है तो मॉड का आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसे यहाँ बेस देते हैं, इसको यहाँ बेस देते हैं, तो ये बनेगा x1 ब्रैकेट में 1 प्लस x2 और यहाँ पे आएगा x2 और ब्रैकेट में 1 प्लस x1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x1 प्लस x1 x2 और यहाँ पे x2 प्लस x1 x2 आ गया, ठीक है। तो x1 x2 दोनों तरफ से कट जाएगा बेटा, तो क्या बनेगा x1 इज इक्वल्स टू x2, ठीक है। तो f ऑफ x1 अगर x2 के बराबर है, f ऑफ x2 के बराबर, तो x1 का आंसर क्या आ गया x2, तो हम बोलेंगे मेरा फंक्शन जो है वो क्या है 1 1 है। तो इस केस में f जो है वो 1 1 है, बराबर है। अब चलते हैं बेटा केस 2 पे, केस नंबर 2, व्हेन बोथ x1 एंड x2 आर नेगेटिव, जब ये दोनों नेगेटिव है, ठीक है। अब निकालेंगे वैल्यू f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। अब यहाँ पे देखो बेटा दोनों नेगेटिव है तो फिर मॉड का आंसर क्या आएगा -x, इसका ध्यान रखिएगा। तो f ऑफ x1 का आंसर क्या बनेगा, x1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x1 और यहाँ पे क्या आ गया x2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x2। फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा बेटा x1 1 माइनस x2 और यहाँ पे क्या आ गया x2 और 1 माइनस x1। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x1 माइनस x1 x2 और यहाँ पे x2 माइनस x1 x2। x1 x2 दोनों तरफ कटेगा तो x1 इज इक्वल्स टू x2, तो इस केस में भी x1 x2 के बराबर आ गया, तो देयरफॉर f इज 1 1, ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट केस पे, केस नंबर 3 के जगह आप देखोगे 4 केस किए हुए हैं, जो केस 3 है और 4 जो दोनों है बेटा सेम ही रहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक पॉजिटिव ले लेंगे और एक हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो x1 को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, व्हेन x1 जो है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 जो है वो नेगेटिव है, दैट इज
क्लियर दिख रहा है बेटा? अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, है ना? क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर क्या है नेगेटिव है, तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब मैं देखता हूँ बेटा, नाउ इफ अगर मैं f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों को बराबर मान के अगर चलूं तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अब यहाँ देखो बेटा, x1 पॉजिटिव है तो उसका आंसर मॉड का प्लस में आएगा, तो ये बनेगा x1 अपॉन 1 प्लस x1। x2 नेगेटिव है तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, तो बनेगा x2 अपॉन 1 माइनस x2। ठीक है, अब करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ पे, तो बनेगा x1 यहाँ पे 1 माइनस x2 और यहाँ पे x2 और 1 प्लस x1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 यहाँ पे माइनस x1 x2 और यहाँ पे क्या आ गया x2 प्लस x1 x2। अब ये दोनों कटेंगे नहीं, x1 और x2 को एक तरफ कर लेते हैं तो ये बनेगा x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम x1 x2। ठीक है, इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ, इसको यहाँ भेज दिए तो ये वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम क्या बन गया x1 x2। अब यहाँ देखो बेटा, x1 माइनस x2 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 2 टाइम x1 x2। अब x1 मेरा पॉजिटिव है, x2 क्या है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, तो मान लो ये 3 है, ये क्या आ गया आपका -2 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं -2, तो ये पूरा क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे जब x1 पॉजिटिव डालूंगा x2 नेगेटिव डालूंगा तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा माइनस का रहेगा, है ना? अब ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा विच इज नॉट पॉसिबल, ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन क्या है बेटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी उसका आंसर क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 और जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर क्या आ रहा है बेटा लेस देन इक्वल्स टू 0। वही बात होगी, ये पॉजिटिव आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर x1 x2 के बराबर नहीं है, देयरफॉर अगर x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 which implies f of x1 is not equals to f of x2। तो x1 x2 के बराबर नहीं था यहाँ पे, क्योंकि एक पॉजिटिव था नेगेटिव था, तो उनका जो f of x1 है वो भी f of x2 के बराबर नहीं आया, तो देयरफॉर f जो है वो इस केस में 1 1 रहेगी। बराबर है जी? तो आप देख सकते हो बेटा तीनों केसेस में आपका f जो है वो 1 1 रहा, तो की जगह आपको 4 केस दिखेंगे। नेक्स्ट केस क्या रहेगा आपका, x1 नेगेटिव ले लेंगे, लेस देन 0, x2 पॉजिटिव, सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसके ऑन-टू वाले पार्ट पे। तो बच्चों अब इसका ऑन-टू वाला पार्ट देखिए, ऑन-टू में क्या करेंगे, लेट y एक नंबर ले लेंगे हम इसकी कोड में से, कोड में क्या थी बेटा -1 से लेके 1, क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं था इसलिए यहाँ पे छोटी ब्रैकेट आएगी। ये कोई नंबर ले लेते हैं, b एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ये कोई भी हम आर्बिट्रेरी नंबर यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या केसेस होंगे वो देखिए, पहले मैं आपको समझा देता हूँ बेटा। यहाँ पे देखो ये एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। मेरा जो x है यहाँ पे, सॉरी ये नंबर क्या है -1 to 1 के बीच में, तो ये आ गया -1 और ये आ गया 1। ठीक, तो इसको बेटा हम 3 केसेस में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे 3 के बदले में 2 ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन 1 और फिर ये यहाँ पे नेगेटिव भी आ रहा है। ठीक है, तो एक केस ले लेंगे जब हमारी y की वैल्यू जो है बेटा वो 0 से 1 के बीच में आएगी। ठीक है, मतलब उसको पॉजिटिव ले लेंगे y को या फिर y को नेगेटिव ले लेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे केसेस राइज होंगे। क्योंकि यहाँ पे मॉड में दिया ना मॉड x, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, y को पॉजिटिव ले लेंगे और फिर y को नेगेटिव ले लेंगे। अब -1 और 1 के बीच में क्या आता है 0 आता है, यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, 0 से नीचे मतलब नेगेटिव, 0 से ऊपर मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 केसेस बनेंगे। पहला आएगा केस 1। केस 1 क्या लेंगे, व्हेन अगर मैं y को पॉजिटिव लेके चलता हूँ, आपका जो y है बेटा वो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
या फिर ऐसे लिखें कि हमारा जो y है वो 0 और 1 के बीच में है। यही होता है पॉजिटिव, 0 1 के बीच में, ठीक है, क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन इंटरवल है, इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं आया। इस केस में कंसीडर, क्या मान के चलते हैं बेटा, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसे फाइंड करते हैं ना, लेट y इक्वल टू एफ एक्स करके, एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगी, x अपॉन 1 प्लस एक्स, क्योंकि मेरा जो y की वैल्यू वो क्या ले रहा हूं मैं, पॉजिटिव ले रहा हूं, इसलिए यहाँ पे मॉड का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स और यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया। मल्टीप्लाई करूंगा तो y प्लस वाई एक्स और यहाँ पे फिर से x आ गया, इसे उठा के यहाँ भेज देते हैं तो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स, तो y इज इक्वल्स टू x और यहाँ पे 1 माइनस y। अब इसे उठा के यहाँ भेज देंगे तो x का आंसर बन गया y अपॉन 1 माइनस y, ठीक है जी। अब यहाँ देखो बेटा y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, 1 के बराबर नहीं है। तो अगर यहाँ पे 1 डालूं तो फिर ये क्या हो जाता था, इन्फिनिटी और ये नॉट डिफाइंड, तो फिर पीछे वैल्यू नहीं आनी थी, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होना था, लेकिन y की वैल्यू 1 से छोटी है, तो यहाँ पे जो भी नंबर पड़ेगा वो 0 पढ़ सकता है, 0 या फिर क्या होगा बेटा 1 से छोटा हो सकता है ना, ये लिखा है 0 और 1 से छोटे नंबर कोई भी डाल के देख लो, आपको हर बार पीछे आंसर मिल ही जाएगा। तो ये फंक्शन जो है इस केस में ऑन टू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 फॉर एवरी y बिलोंग्स टू 0 to 1, ये लिया था बेटा, 0 से 1 के बीच में देयर एग्जिस्ट, आगे लिखेंगे देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल्स टू, सॉरी x बिलोंग्स टू डोमेन, ऐसे लिख लेंगे, x बिलोंग्स टू डोमेन ऐसे लिख लेते हैं, डोमेन सच दैट fx इज इक्वल्स टू y, आपका जो f है वो ऑन टू बन जाएगा। क्लियर है बेटा केस 1। अब यहाँ पे केस सेकंड देखिए, पहले y की वैल्यू क्या ली मैंने, 0 से बड़ी, अब -1 और 0 के बीच में आएगी, ठीक है। व्हेन y इज लेस देन 0 या फिर -1 से लेके 0 के बीच में, ठीक है। अब यहां देखिए बेटा y की वैल्यू नेगेटिव है, कंसीडर y इज इक्वल्स टू fx, और fx का आंसर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स, ठीक है जी। अब यहां देखो बेटा क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव थी, अब यहां चलिए y इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट डाल देता हूँ तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स और यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया, ये बनेगा y माइनस वाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, इसे उठा के यहाँ भेजेंगे तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स, तो ये बन गया बेटा y इज इक्वल्स टू x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस वाई बन गया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया बेटा x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई, ये मेरे पास x का आंसर आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो बेटा y की वैल्यू क्या है, -1 से लेके 0 के बीच में, -1 नहीं है ना, -1 से बड़ी और 0 के बीच में। अगर इक्वालिटी का साइन होता तो यहाँ पे क्या होता, नॉट डिफाइंड हो जाता और x की वैल्यू नहीं आती, फंक्शन ऑन टू नहीं था। अब -1 से 0 के बीच में जो मर्जी नंबर डालो आपको x का आंसर मिल जाएगा, तो फंक्शन आपको क्या बन जाएगा, ऑन टू बन गया। बाकी वही स्टेटमेंट लिखेंगे सेम, 10 फॉर एवरी y बिलोंग्स टू -1 to 0 ओपन इंटरवल में, ठीक है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन, या r लिख लीजिए ब्रैकेट में r, सच दैट fx इज इक्वल्स टू y, तो आपका f क्या बन गया, ऑन टू, ठीक है। देयरफॉर f जो है वो 1 1 भी है और उसके अलावा ऑन टू भी है, ठीक है।
और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। कंसीडर अ फंक्शन r प्लस टू माइनस 5 टू इन्फिनिटी। फंक्शन जो है उसका डोमेन है r प्लस, मतलब रियल नंबर है लेकिन पॉजिटिव वाले से, और यहाँ पे जो कोड में है -5 टू इन्फिनिटी है। फंक्शन कैसे डिफाइंड है, 9x² प्लस 6x माइनस 5, मतलब ये मेरे पास fx की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। शो दैट, मुझे बताना है कि f जो है वो 1 1 भी है और ऑन2 भी है। पहले यही क्वेश्चन बेटा इन्वर्टिबल फंक्शन में पूछा जाता था, ऐसे बोला जाता था कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, उसके लिए 1 1 1 2 प्रूफ करना होता था। ठीक है, अब देखो बेटा इसको आसानी से कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको 1 1 प्रूफ करेंगे, आप देखते जाइएगा कि आसानी से कैसे सॉल्व करें, और सिंप्लीफिकेशन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखिएगा। जैसे आ गया बेटा 1 1, तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, हम दो नंबर लेट कर लेते हैं। लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है r प्लस। ठीक है, सच दैट फिर क्या लेकर चलना मुझे, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, और यहां से मुझे बताना है कि x1 और x2 आपस में बराबर है। fx का आंसर दे रखे, अगर मैं x1 लिखूंगा तो यहाँ पे x के बदले में x1 हो जाएगा, तो क्या बनेगा 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस का 5, और यहाँ पे 9x2 का स्क्वायर प्लस 6 टाइम x2 और माइनस का 5। -5 तो दोनों तरफ से हम कैंसिल आउट कर देते हैं, पीछे क्या बचेगा बेटा 9x1 का स्क्वायर 6 टाइम x1, और यहाँ पे 9x2 का स्क्वायर प्लस 6 टाइम x2, सारा एक ही साइड ले आते हैं, तो इधर बनेगा 9x1 का स्क्वायर प्लस 6 टाइम x1 माइनस 9x2 का स्क्वायर माइनस 6x2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये स्क्वायर वाली टर्म्स कंबाइन कर लेते हैं, तो 9x1 का स्क्वायर माइनस 9x2 का स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेते हैं, प्लस और दूसरी ब्रैकेट में आ गया प्लस 6x1 माइनस 6 टाइम x2, और यहाँ पे आ गया 0 बराबर। यहाँ से कॉमन क्या आएगा बच्चों 9, पीछे क्या बचेगा x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, यहाँ से 6 कॉमन तो बचेगा x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा लेंगे, तो क्या आएगा a प्लस बी और साथ में a माइनस बी, और यहाँ पे 6 टाइम x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 बराबर है। अब यहाँ से कॉमन देखो क्या आ गया बेटा x1 माइनस x2 दोनों में है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो x1 माइनस x2 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट में ले लेते हैं 9 टाइम x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 6 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है, तो एक एक करके 0 ले लेंगे। इधर या तो ये वाली टर्म 0 है, और 9 टाइम x1 प्लस x2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से x1 का आंसर किसके बराबर आ गया x2। ठीक है, ये मुझे चाहिए होता है, लेकिन इसको देखेंगे क्या ये पॉसिबल है या नहीं। अब यहाँ देखो बेटा x1 x2 कहां से लिए थे, पॉजिटिव नंबर है दोनों। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू इनकी क्या हो सकती है 0, अगर मैं दोनों को 0 कर दूं तो भी आंसर क्या आता है 6 आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब 6 इज इक्वल टू 0 जो पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा रिजेक्टेड हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज हमारे पास जो x1 और x2 है ये किस में से लिए थे हमने r पॉजिटिव में से, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। पीछे क्या बच गया x1 इक्वल्स टू x2, देयरफॉर फंक्शन f जो है वो 1 1। ठीक है, अब चलते हैं बेटा ऑन2 पे। यहां देखिए ऑन2 इसका देखना बेटा कैलकुलेशन कैसे करनी है उसमें। सबसे पहले लिखेंगे लेट y इज इक्वल्स टू fx। ठीक है जी, फिर fx की वैल्यू मुझे दे रखी है,
तो y किसके बराबर बन जाएगा 9x² प्लस 6x माइनस का 5। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस y को उठा के भी यहां ले जाता हूं और इस तरफ क्या बनेगा 0। फिर देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। प्यारे बच्चों, जब मैं y को उस तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ पे माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 9x² प्लस 6x, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो बनेगा y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। ठीक है, जो क्लास 10th में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो बेटा a की वैल्यू क्या होने वाली है 9, b की वैल्यू 6 होगी और c का आंसर आएगा माइनस में y प्लस 5 बराबर है। सबसे पहले बेटा d निकालेंगे। क्या फॉर्मूला रहता है b² माइनस 4ac। d इज इक्वल टू b का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 9 और यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी माइनस और ब्रैकेट में y प्लस 5। तो इसको एक और ब्रैकेट में रखते हैं हम। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 6² 36 माइनस माइनस आके प्लस 9 इंटू 4 36 और यहाँ पे बन गया y प्लस 5। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लूं, अगर 36 दोनों में बेटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस यहाँ पे y प्लस 5। तो d का आंसर आ गया 36 और यहाँ पे y प्लस 6। ठीक है, ये संभाल कर रख लेते हैं d की वैल्यू, आगे हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करते थे बेटा x की वैल्यू निकालनी होती थी हमें। ठीक है, पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a। तो बनेगा x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है 6, तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट। अब d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 36 और यहाँ पे आ गया y प्लस 6 और डिवाइड में आ गया 2 और a की वैल्यू कितनी है बेटा 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। x क्या बन जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस, यहाँ देखो 36 का रूट क्या होता है बेटा 6 और यहाँ पे रह जाएगा y प्लस 6 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 18। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से 6 ले लेते हैं कॉमन, तो x इज इक्वल टू 6 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ y प्लस 6 और डिवाइड में कितना है 18। तो x इज इक्वल टू ये कटेगा 3 से तो बनेगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ y प्लस 6 और डिवाइड में कितना आ गया 3। यहां तक बराबर है। अब आगे देखिएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस मतलब दो वैल्यूज आई, एक -1 प्लस रूट ऑफ y प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 और दूसरी आ गई -1 माइनस रूट ऑफ y प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3। लेकिन ये वाली वैल्यू मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड। उसका रीजन क्या रहेगा हमारा, क्योंकि x की वैल्यूज है। ठीक है, और मेरा जो x है वो किस में है r पॉजिटिव में है। ठीक है, मतलब x जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि डोमेन क्या थी r पॉजिटिव, इसलिए ये नंबर क्या है नेगेटिव आ रहा, तो x की वैल्यू तो पॉजिटिव आई नहीं। तो इसका मतलब x की एक ही वैल्यू बचेगी मेरे पास, वो कौन सी बचेगी -1 प्लस रूट ऑफ y प्लस 6 अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कुल मिला के मेरे पास x की जो वैल्यू आई वो आई -1 प्लस रूट ऑफ y प्लस 6 और डिवाइड में आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा मुझे ये पता है कि x जो है वो हमने कहां से लिए थे, बट x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। x एक पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब x के लिए क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यही मतलब होता है पॉजिटिव नंबर का। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये x के बराबर है, तो फिर ये भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बनेगा -1 प्लस रूट ऑफ y प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 3 को यहाँ भेजूंगा तो 0 हो जाएगा, -1 प्लस रूट ऑफ y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। -1 को वहां भेजता हूं तो +1, तो रूट ऑफ y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू +1। फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेंगे
तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से यहाँ पे क्या आएगा, रूट ऑफ y प्लस 6 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बनेगा y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस 6, तो y की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो इसका मतलब मेरी जो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है बेटा, रेंज क्या आ रही है, -5 से बड़ी, मतलब -5 टू लेके इन्फिनिटी। ठीक है, इक्वलिटी का साइन है, यहाँ पे आएगी बड़ी ब्रैकेट। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ देखो बेटा, सिंस रेंज जो है वो किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर है। इस फंक्शन की अगर आपको कोडोमेन में याद हो, याद नहीं है तो दिखा देता हूँ, क्या थी बेटा कोडोमेन, -5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और रेंज भी क्या निकल के आई है, -5 टू इन्फिनिटी। तो रेंज जो है बेटा किसके बराबर है, कोडोमेन। इसका मतलब f जो है वो मेरे पास ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, देयरफॉर f जो है वो 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका मतलब f जो है वो इनवर्टिबल फंक्शन है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इनवर्टिबल फंक्शन, और यही मुझे इसमें प्रूव करना था, तो आगे लिख देंगे बेटा हैंस प्रूव्ड that the function f R2 are defined by fx is equals to x upon x square plus 1 for all x belongs to R is neither 1 1 nor R2। फंक्शन मुझे दे रखा बेटा R2 R, डिफाइंड कैसे, x upon x square plus 1, और मुझे बताना है ना तो ये 1 1 है ना ये R2 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा चलते हैं 1 1 पे। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे इसको 1 1 प्रूफ। हमें पता है बेटा 1 1 के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं डोमेन में, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है R, सच दैट, फिर क्या मान के चलना है कि दोनों की इमेजेस आपस में बराबर है, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। ठीक है, ये लाइन तो बच्चों आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, क्योंकि जब भी 1 1 करना है तो ये लाइन तो मुझे लिखनी होती है। अब आगे देखिए, fx का आंसर मुझे दे रखा है बेटा, तो fx1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप x1 डाल दो, x2 का मतलब है यहाँ पे आप x2 डाल दो, तो x1 का आंसर क्या आ जाएगा, x1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे x2 अपॉन x2 का स्क्वायर और प्लस का 1, बराबर। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा बेटा x1, यहाँ पे x2 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आ गया x2, और यहाँ पे आ गया x1 का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है स्टेप भी? अब बेटा ब्रैकेट खोलेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा x1 x2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा x1, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन, फिर बनेगा बेटा x2 x1 का स्क्वायर और प्लस का आ गया x2, बराबर है स्टेप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या करते हैं बेटा, सारा डेटा हम एक तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ उठा के ले आता हूँ मैं, यहाँ बनेगा x1 x2 का स्क्वायर, इसको पहले लिख लेता हूँ इसके साथ, तो बनेगा x2 x1 का स्क्वायर, फिर ये आ गया बेटा प्लस का x1 और ये माइनस का x2 और यहाँ पे आ गया 0, बराबर है बेटा यहाँ तक। अब क्या करते हैं बेटा, कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो x1 x2 यहाँ भी है, x1 x2 यहाँ भी है, तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, x1 x2 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा x2 माइनस x1, और यहाँ पे प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों सेम ही है, बस साइन का फर्क है, तो मैं करता हूँ यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, बचेगा x1 x2 ब्रैकेट में x1 माइनस x2, फिर आ गया प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। अब x1 माइनस x2 दोनों में है बेटा, इसको ले लेते हैं हम कॉमन, और यहाँ पे क्या बनेगा माइनस x1 x2 माइनस x1
x2 और ये आ गया प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। इसे बेटा अरेंज करके लिख लेता हूँ, x1 माइनस x2 और यहाँ पे 1 माइनस x1 x2 इक्वल्स टू 0 बराबर है। अब आगे देखिए, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब है जहां तो ये 0 है या फिर ये टर्म 0 है। यहां से x1 का आंसर क्या आ गया बेटा, x2, और इसे अगर मैं वहां भेज दूं तो x1 x2 का प्रोडक्ट क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब या तो x1 x2 के बराबर है या फिर x1 x2 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, सिर्फ x1 इज इक्वल्स टू x2। अगर सिर्फ ऐसा आंसर आता तो हम क्या लिखते, फंक्शन हमारा 1 1 है। ठीक है, इसके साथ बेटा का एग्जाम्पल भी दे देते हैं आपको, ठीक है, जिसमें x1 और x2 दोनों जो है वो बराबर नहीं होंगे, लेकिन f ऑफ x1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ x2 के बराबर हो जाएगा। तो इसको बेटा एक एग्जाम्पल भी देते हैं, बट फॉर some values of x1 and x2, कुछ वैल्यूज के लिए x1 is not equals to x2। ठीक है, x1 और x2 दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, लेकिन उनकी जो इमेजेस हैं whenever, और यहां लिखेंगे बेटा f ऑफ x1 is equals to f ऑफ x2। लेकिन हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं x1 और x2 की, जो भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों आपस में क्या आते हैं, बराबर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल लेट, यहाँ पे मैं x1 की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, और x2 की वैल्यू ले लेते हैं 1/2। अब यहाँ देखो बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1। पूरा कर रहा है, x1 x2 के बराबर नहीं है ना, ये मतलब है ना, यहाँ पे या तो x1 x2 के बराबर होना चाहिए या फिर x1 x2 का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, दो नंबर ले लिए x1 x2, यहाँ पे x1 के लिए 2 ली, x2 की 1/2, दोनों का प्रोडक्ट लूंगा तो 1 आएगा, बराबर है, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं है। फिर भी हम बताएंगे कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है, जबकि 1 1 के मुताबिक ये दोनों कंडीशनें वैलिड होनी चाहिए थी। ठीक है, अब यहाँ देखो, x1 x2 के बराबर है, x2 1/2 के बराबर है। अब हम निकालेंगे f ऑफ x1, तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे बेटा, तो x1 कितना है, 2, और यहाँ पे बनेगा 2 का स्क्वायर 4 + 1, आंसर क्या आ गया, 2/5। फिर निकालेंगे f ऑफ x2, x2 के लिए 1/2 है, तो ऊपर बनेगा बेटा 1/2 और डिवाइड में 1/4 + 1, यहाँ पे आ गया 1/2, ये बन गया 4 + 1 5/4 हो गया। ठीक है, ये 2 और 2 कटेगा, एक स्टेप चलो एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 1/2, ये बन गया 4/5। तो मेरे पास f ऑफ x2, इसका आंसर कितना आ गया, 2 2 4 कैंसिल, तो 2/5। तो आप देख सकते हो बेटा, x1 x2 के बराबर नहीं था, लेकिन फिर भी क्या आ गया, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, है ना। देयरफॉर x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, बट f of x1 is equals to f of x2, इसलिए लिखेंगे हेंस हमारा जो f है is not 1 1। ठीक है, यहां तक तो सबको समझ आती है कि x1 x2 के बराबर है या फिर x1 x2 का प्रोडक्ट क्या है, 1 है। फिर बेटा इसके आगे मुझे एग्जांपल से बताना है, ठीक है, कि अगर मैं x1 और x2 का प्रोडक्ट 1 है, x1 x2 के बराबर नहीं है, तो भी f ऑफ x1 x2 के बराबर आ जाता है। लेकिन जबकि कंडीशन कहती है x1 x2 दोनों बराबर होने चाहिए, फिर ये बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे x1 x2 बराबर नहीं थे, फिर भी क्या हो गया, इमेजेस दोनों की बराबर आ गई, तो फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसके ऑन-टू वाले पार्ट पे। तो प्यारे बच्चों, अब इसका ऑन-टू वाला पोर्शन देखिएगा, कैसे सॉल्व करते हैं ऑन-टू, जैसे हम करते हैं बाकी में वैसे ही करेंगे। बड़े सारे तरीके हैं करने के, लेकिन हम वही वाला तरीका फॉलो करेंगे। लेट y इज इक्वल्स टू fx।
ठीक है, बराबर है यहाँ तक। फिर आएगा बेटा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा y, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। ठीक है जी। फिर यहाँ बनेगा y एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू x। x भी यहाँ भेज देते हैं तो बनेगा y एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई y, b की वैल्यू आ गई -1 और c की वैल्यू आ गई y। ठीक है, a b c मेरे पास तीनों निकल के आ गए। अब इसको d फाइंड करते हैं। अब यहाँ देखो d का फॉर्मूला क्या रहता है, b स्क्वायर -4ac। तो d इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 -4, a की वैल्यू y, c की भी y थी, तो d का आंसर बन गया बेटा 1 -4y का स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में मुझे गिवन था कि x जो है वो बिलोंग्स करता है r रियल नंबर में, है ना। तो फॉर x बिलोंग्स टू r या फिर x इज रियल, अगर x के लोग रियल चाहते हो तो हमारे पास d का आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि लेस देन 0 फिर तो सॉल्व ही नहीं होगा। x किसे बिलोंग करता है, रियल वैल्यूज को, तो फिर ये d जो है हमारा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो d क्या था, 1 -4y का स्क्वायर, इसका आंसर क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे देखो, मैं क्या करता हूँ, इस 1 को उठा के वहां भेज देता हूँ, तो बनेगा -4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। जबकि इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है, आपको सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है -1 दोनों तरफ से, फिर साइन चेंज होंगे, साइन कट करेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ, 1 उधर भेजे तो -1 हुआ, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो बनेगा 4y का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ बनेगा बेटा 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। ये स्टेप में से 2 बार हो गया, तो y स्क्वायर का आंसर आ गया लेस देन इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, तो y स्क्वायर का आंसर क्या बेटा, लेस देन इक्वल टू 4। तो मुझे पता है y के लिए 1/2 डालूंगा तो भी आंसर 1/4, -1/2 डालूंगा तो भी आंसर क्या आएगा, 1/4 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी -1/2 से लेकर +1/2। क्लियर है बेटा। और y की जो वैल्यू होती है उसको क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज मैंने पता कर ली है। ठीक है, देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, देयरफॉर जो रेंज है, रेंज ऑफ f वो कितनी आ गई, -1/2 से लेके प्लस का 1/2। ठीक है, रेंज है बेटा -1/2 से लेके +1/2, लेकिन जो इसकी कोड मेन थी, फंक्शन मेरा R है ना, तो कोड मेन क्या है इसकी, R है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो फंक्शन मेरा R2 नहीं होगा। बट कोड मेन जो है ऑफ f वो क्या है, R। तो क्लियरली जो मेरी कोड मेन है बेटा, कोड मेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज ऑफ f। इसका मतलब f इज नॉट onto, hence इसका मतलब मेरा जो फंक्शन था f इज neither 1 ना तो ये 1 है और नॉर onto। ठीक है, और ये मुझे इसमें बताना था, hence proved। ठीक है जी, तो आज की वीडियो बेटा हमने एक और ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया जो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो ये बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन है बेटा, चैप्टर 1 से, मतलब जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने एक एक करके आपको सॉल्व करा के दिखा दिए। इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।